स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आपके एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर की क्लास को। तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरे हफ्ते आपके न्यूज़पेपर में, PIB में या फिर किसी भी मैगजीन में साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ चर्चा में थी जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जिससे प्रीलिम्स या मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, उसको जो है इस क्लास में कवर करेंगे। परफेक्ट है। और साथ ही जब ये क्लास आप पूरा कर लेंगे तो यू विल रियलाइज कि साइंस एंड टेक को भी बड़े आसानी से करके पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और इस सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मेरे रहते हुए तो, राइट है। मैं अपने बारे में आपको ये भरोसा दिला सकती हूँ। ओके, दूसरी बात ये है कि एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं। मेरे द्वारा बहुत जल्दी एक बहुत शानदार जो है सीरीज आपके लिए लेकर आई जा रही है, जिसमें एनवायरनमेंट को एज अ सब्जेक्ट हम पूरा कवर करने वाले हैं। परफेक्ट है। तो जब वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगी, उनको देख लीजिएगा। और ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आइए पहले देखते हैं कि हम आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स बेसिकली होने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया है ना, प्लीज़ मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लेना, बता देना। परफेक्ट है। चलो, पहला जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है, ये आपका देखिए, एक क्या है, GMRT। ये ना एक रेडियो टेलीस्कोप है। परफेक्ट है। और इस टेलीस्कोप की मदद से जो ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस होती है, उनके बारे में साइंटिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की है। एंड ये जो टेलीस्कोप है ये इंडिया का है, एंड दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है और एक खुशी वाली न्यूज़ भी है। ठीक है। तो पहले तो हम इस टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, बेसिक डिटेल्स, कुछ 2 या 3 फैक्ट याद कर लीजिएगा, बात बन जाएगी। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, जहाँ पे हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, तो इसको ध्यान से समझना है। परफेक्ट है। देन इसके बाद तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा स्पार्थियम। तो ये एक केमिकल है जो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के रूप में यूज होता है। हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया के अंदर उन कपल्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है जो नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, राइट है। तो इसका रीज़न बताया गया है कि कैसे सेडेटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, मोर डिजीज जो है होती जा रही है, लोग शादी जो है लेट करते हैं, ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो टिक कर जाता है। देयर आर मेनी रीजंस। तो यहाँ पे अब कुछ पेरेंट्स के द्वारा कुछ कपल्स के द्वारा पेरेंट्स बनने के लिए इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको लेकर कुछ जो गाइडलाइंस थी उनको क्लैरिटी दी गई है। तो ये समझेंगे और साथ में जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके कपल्स पेरेंट्स बनना ट्राई करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को भी समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि AI को मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। परफेक्ट है। यहाँ पे AI के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, खास कर केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, साइंस का जो यूज़ होता है एवरीडे लाइफ में ये मेंशन किया हुआ है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर एवरीडे लाइफ को मोर आसान बना देती है तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन है।
तो एआई अगर आपके एजुकेशन को मोर इक्विटेबल बना देगी, एआई की वजह से आपकी जो बेसिकली लर्निंग है वो मोर इंटरेक्टिव हो जाएगी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसका एज अ केस स्टडी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मीन्स के लिए काम का है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स, कुछ दिन पहले हमने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, राइट है। आज हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड देन लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो दरअसल एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं समझना है, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक टू द प्रीलिम्स। चलिए अब जो है इन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। इसके अलावा इसको रिवाइज कैसे करेंगे, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन कर लीजिए, एक छोटी सी फैमिली हमारी यहाँ पे है, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड जो क्विज है वो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है पोस्ट कर दूंगी, आंसर भी दे दूंगी, उनको आप सॉल्व भी कर सकते हो, पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हो। और इस हफ्ते मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मतलब बेसिकली लिए हैं उनकी पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल को सिर्फ खुद ही ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि इस फैमिली को हमें ज़्यादा बड़ा बनाना है, तो आपके जो फिर एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। यूपीएससी विद प्राची, परफेक्ट है। और अगर आप स्टडी आईक्यू की बड़ी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 भाषाओं में ये बैच आया है। सुबह सुबह पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस होंगी। 10 जुलाई को बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगेन मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, पूरी फाउंडेशन तैयारी, देन आपकी जो स्टैंडर्ड तैयारी होती है वो यहाँ पे कराई जाएगी। मेंटर्स आपको एलोकेट किए जाते हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मेंटर्स आपके साथ रहते हैं। फैकल्टीज के साथ लाइव क्लासेस आपकी होने वाली है, परफेक्ट है। एंड साथ ही एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आप यहाँ पे जो है हासिल कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड प्राची लाइव, PRACHILIV, राइट है। तो कुछ भी जानना है बैच से रिलेटेड प्लीज़ जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, परफेक्ट है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है, ज़ियान मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो देखिए इंडिया का ये जो GMRT है ना, इसको GMRT बोलेंगे, ये दुनिया के जो 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप है उनमें से एक है, जिन्होंने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी को लेकर, परफेक्ट है। ये जो GMRT है ना, ये इंडिया का है, पुणे बेस्ड है, और जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, उसके द्वारा बेसिकली इस पर काम किया गया है। हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो देखो इस टेलीस्कोप की मदद से हमने क्या किया है, जो पल्सर्स होते हैं, राइट है, उनको मॉनिटर किया है। जो पल्सर होते हैं ना, उनको नेचर का मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कहा जाता है, सबसे सही घड़ी है ये प्रकृति की। और इन क्लॉक्स को एक्चुअली एनालाइज करके हमने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की है। अब ये पल्सर क्या है और ये घड़ी कैसे है, इसको भी समझेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, परफेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, एक डिस्कवरी हुई है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता लगाया गया है ना। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइंस्टीन के द्वारा काफ़ी पहले ही जब अपनी एक थ्योरी दी गई थी जनरल रिलेटिविटी की, तब जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया गया था, बट इनकी प्रेजेंस को लेके पुख्ता सबूत हमें काफ़ी बाद में आके मिले हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं किए गए थे साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा, जिसमें आपने लीगो का नाम भी सुना होगा, राइट है, वो लीगो के बारे में भी पढ़ेंगे। उस लीगो से हमें फाइनली पता चला ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है। तो अब ना जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बोली हैं इनको एक एक करके समझते हैं। पहला, व्हाट इज GMRT? तो ये लो फ्रिक्वेंसी एक आपका रेडियो टेलीस्कोप है।
आपको पता है ना, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के जो है वेव्स होते हैं। उसी में से एक सर्टेन टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के रेडियो वेव्स होते हैं। उन्हीं रेडियो वेव्स को बेसिकली आप कह सकते हैं इवेलुएट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है भारत की तरफ से बनाया गया है। और जो जापान, यूरोप और इंडिया की साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मिलके जो है इन ग्रेविटेशनल वेव्स वाली डिस्कवरी पर काम किया। और बेसिकली फाइनली है ना, इंडिया एक ऐसे प्रेस्टिजियस ग्रुप का पार्ट है जो आप कह सकते हैं बहुत ही कटिंग एज टाइप के डिस्कवरीज का पार्ट बनता जा रहा है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द टेलीस्कोप हियर। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आपके बेसिकली आप देखो, आपका जो सोलर सिस्टम है या फिर आपके सोलर सिस्टम से भी दूर है ना, जो आपकी बेसिकली रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं है ना, उनके लिए इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। परफेक्ट है। अब मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया है, लेकिन इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है बेसिकली आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंडर बेसिकली काम करता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो बेसिकली इन तीन जो है बॉडीज का नाम आपको याद होना चाहिए। परफेक्ट है। ओके, अब देखो हमने क्या देखा कि भाई GMRT हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो किन चीज़ों के बारे में। तो देखो मैंने बताया ना, ये जो यूनिवर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, बेसिकली ये अलग अलग जो है तरह के वेव्स जो है एमिट करते रहता है। उनको अगर आप एनालाइज कर लेते हो तो आपको उनकी सोर्स के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सोलर और प्लैनेटरी रेडियो एमिशंस है उसके बारे में पता कर सकते हो, है ना। अलग अलग सोलर एक्टिविटीज़ हो रही है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में पता कर सकते हो। साथ में जो इंटरप्लैनेटरी मीडियम होता है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके बारे में पता कर सकते हो, राइट। देयर आर वेरियस ऑफ एप्लीकेशंस। तो ना टेलीस्कोप के बारे में तो जितना मैंने आपको बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आज के लेक्चर में समझना है दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स। परफेक्ट है। आप शुरुआत कीजिए अपने बचपन से। छोटे थे, तालाब में पत्थर तो फेंका ही होगा भाई, मैंने तो बहुत फेंके हैं। मैं और मेरा भाई एक्चुअली देखते थे कि किसका ज़्यादा दूर जाएगा, राइट। तो क्या होता था, देखिए, इफ दिस इज योर पॉन्ड है ना, नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए एक पत्थर जो है फेंका गया है। अब ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, इसने इस नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर में क्या किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह के रिपल्स जो हैं बनने लगते हैं जहां से ये पत्थर आपने फेंका होता है। तो अगर ये पत्थर जहां आपने फेंका है इसको आप सोर्स कह लो, तो सोर्स से आउटर की तरफ जो है रिपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली रिपल्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, एक वेव्स की फॉर्म में होते हैं। परफेक्ट है। जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना वो भी यही रिपल्स है, यही वाली वेव्स है। परफेक्ट है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, यहाँ पे तो पानी था, पानी में डिस्टरबेंस हुआ तो एक रिपल्स देखने को मिले, ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे रिपल्स बनते हैं, कहाँ डिस्टरबेंस होता है, समझते हैं। देखिए, अब आप सोचिए, हमें जो है आइंस्टीन ने ये बताया कि जो यूनिवर्स है ये एक फैब्रिक है, ठीक है, एक बुने हुए कपड़े की तरह है। और इस फैब्रिक में जो थ्रेड हैं जिनसे मिलकर ये बुना है उनका नाम है स्पेस और टाइम। ठीक है, देखो दो चीजें हमें ये बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, दैट इज स्पेस, है ना, और किस काल में हूँ, किस घड़ी में हूँ, दैट इज टाइम। यानी कि किसी भी चीज की स्थिति के लिए दो चीजें तो फंडामेंटल है कि भाई कहाँ है ना, एग्जिस्टेंस है कहाँ पे, तो कोई स्पेस होगा ना जहाँ पे एग्जिस्टेंस है, और किस काल खंड में है वो एग्जिस्टेंस, तो कोई टाइम होगा। तो दरअसल यहाँ पे ये बताया गया कि जो आपका यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है इट्स लाइक अ फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है ये आपका स्पेस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। अब इस फैब्रिक में तो बहुत सारे स्टार्स हैं,
स्टार्स की अगर बेसिकली पूरी एक लाइफ की बात करें तो बाद में न्यूट्रिनो भी बन जाते हैं, सुपरनोवा भी बनते हैं, पल्सर भी बनते हैं, ब्लैक होल्स भी देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे इस तरीके से बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस टाइम के आप देखोगे इस फैब्रिक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई कोई तो ऐसा है कि चक्कर भी काट रहा है। अब इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को एक चादर की तरह इमेजिन करो जिसके 4 सिरों को टाइटली आपने पकड़ के रख रखा है। मैं वहां पे आती हूँ और एक हैवी बॉल लेके उस चादर के ऊपर डाल देती हूँ। चादर आपने कितनी भी टाइट पकड़ रखी हो, एक गैप उसमें बन जाएगा। तो जहाँ पे ये भारी ऑब्जेक्ट्स आपके इस फैब्रिक में है वहां पर कुछ इस तरीके से जो है एक आप देखोगे शेप हो जाती है। और मान लीजिए 2 अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं, तो अब देखिए इस फैब्रिक के अंदर एक बड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। वो जो डिस्टरबेंस है ना, वो क्या करेगा, इसमें रिपल्स क्रिएट करेगा। क्या कर देगा, रिपल्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपने देखा ना चादर आपकी इस तरीके से शेप बन जाती है। तो ये वाले रिपल्स यहाँ से चलेंगे। ये जो रिपल्स होते हैं ये आपकी बेसिकली जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। और फिर ये यहाँ से ट्रैवल करते करते जैसे पत्थर सोर्स से बाहर की तरफ डेसिपेट हो रहे थे रिपल्स, सिमिलर मैनर में जहाँ पे भी ये डिस्टरबेंस हुआ स्पेस टाइम के फैब्रिक में ये रिपल्स जनरेट हुए, वहां से ये रिपल्स चलेंगे, है ना, और पूरे यूनिवर्स में जो है फैल जाएंगे। परफेक्ट है। अब अगर इन रिपल्स को, इन वेव्स को आप डिटेक्ट कर लो और फिर आप इनकी स्टडी करो तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना टाइम ट्रैवल किया है, इनका सोर्स कहाँ पे है, एक्चुअली में ओरिजिनेट हुए कैसे हैं। ठीक है, तो स्पेस टाइम के अंदर ये जो आपके मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स, इनकी वजह से जो रिपल्स बनते हैं उन्हीं को ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। समझ में आ गया? देखो इसी चीज को मैंने क्या है समरी की फॉर्म में आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था ना, एक क्या है फैब्रिक है और इस तरीके से क्या है रिपल बनती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगा ये पूरा फैब्रिक इस तरीके से क्या है आप कहोगे डिस्टर्ब होगा। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं हमारे इस यूनिवर्स को समझने में, क्योंकि कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स माना जाता है तब के रेमनेंट्स हैं जब बिग बैंग हुआ था। तो जब बिग बैंग हुआ था, है ना, कहते हैं भाई बिग बैंग हुआ और हमारे ये प्लैनेट्स स्टार की फॉर्मेशंस हुई, उस टाइम पे भी तो ये मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे भी तो काफ़ी बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, तब भी कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स चल के आए होंगे। और ये अंतरिक्ष, ये यूनिवर्स तो अनंत है, हम तो इसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा भी आज तक जान नहीं पाए, तो कहाँ से चल के वो वेव्स आ रही होंगी। तो लाइट की स्पीड से चलने के बावजूद हो सकता है कुछ वेव्स आज तक अपना इम्पैक्ट डाले हुए हों इस फैब्रिक में, उनको आप डिटेक्ट कर लोगे तो उस बिग बैंग के बारे में भी आप जान सकते हो। सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। समझ में आया? अभी बता दो, तुरंत तुरंत बता दो कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो इसी को समराइज फॉर्म में देखते हैं और ज्यादा। ये देखो दो बड़े ऑब्जेक्ट है ना आपस में क्या है मूवमेंट कर रहे थे, तो इसके मूवमेंट की वजह से आप देखोगे ये एक रिपल्स बनते जा रहे हैं फैब्रिक में, है ना। सिमिलर मैनर में इसके रिपल्स भी बनते जा रहे हैं और आप देख रहे होगे रिपल्स चलते 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 मेरा डिजिटल बोर्ड खत्म हो गया, बट यूनिवर्स तो अनंत है, उस अनंत दूरी को तय करते हुए ठीक है बेसिकली ट्रैवल करते हैं और इसी में से हम किसी किसी को क्या है डिटेक्ट कर लेते हैं। अब देखो जब ये रिपल्स चल रहे हैं तो ये देखा जाए तो ग्रेविटेशनल वेव्स ना किसी के भी साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करती हैं, मतलब ये ना एज सच तो कुछ आप देखोगे मतलब एक तरीके से ठीक है वो ज़्यादा कुछ इंगेजमेंट किसी के साथ करती ही नहीं है ना। तो ये जो बहुत ही वीक इंटरेक्शन है इसको बेसिकली आप पता कर सकते हो एक इंटरफेरोमीटर से। ठीक है, इंटरफेरोमीटर जो होता है
इसी प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए साइंटिस्ट ने बनाया LIGO। ठीक है, LIGO। तो आपका बेसिकली ये LIGO जो है ना, ये एक इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी ही है। परफेक्ट है। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, देखिए कुछ फिर से इमेजिन करते हैं कि भाई आप मान के चलिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर आप एक लेजर बीम को भेजते हो तो ये उस लेजर बीम को दो हिस्सों में क्या है बेसिकली वो कर देता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है। अब यहाँ से ये जो दोनों आपकी लेजर बीम गए थे, है ना, ये जो लेजर इतना ज्यादा प्रिसाइज यहाँ पे यूज किया जाता है चीजों को, जैसे आप बहुत बंदूक की गोली से बंदूक की गोली से नहीं, बंदूक से सुई जो होती है ना कपड़े को सिलने वाली, उस सुई को आपस में भेज कर टकरा रहे हो। समझ रहे हो कितना प्रिसाइज जो है यहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेशन चाहिए। तो ये जो लेजर बीम है यहाँ पे इनको क्या किया गया, इसके द्वारा स्प्लिट कराया गया और बेसिकली इस तरीके से दो आर्म हमने बनाई है ना। एक लैब थी, उस लैब में कुछ इस तरह की हमने बेसिकली आर्म बनाए हुए थे। ठीक है, एल शेप के आकार का था ये, और हमने वो लेजर बीम भेजे, दोनों सेम डिस्टेंस पे भेजे। ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस पे भेजे। यहाँ पे भी मिरर था, रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ पे भी मिरर था, रिफ्लेक्ट बैक हुई। अगर इन लेजर बीम को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया होगा, इनके साथ किसी ने भी कोई इंट्रैक्शन नहीं किया होगा, तो ये एक साथ वापस आएंगी। अब यहाँ पे जो मशीन है ये इनको क्या है, वापस से ये स्प्लिट हुई थी ना, एक जोड़ देता है और आपको सेम जो है लेजर बीम वापस मिल जाएगी जो आपने भेजी थी। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो रिपल्स थे, इनकी वजह से इस लेजर बीम में जरा सा भी इंट्रैक्शन हुआ है, तो अब इसमें चेंज आ गया है, और जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होके आएंगी, बैक होकर आएंगी, तो इसमें चेंज हो गया। जब आप इनको एक जगह वापस से कंबाइन करोगे तो आपको वो चेंज पता चल जाएगा। एंड इस एक्सपेरिमेंट की मदद से साइंटिस्ट ने जो है ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया था। है ना साइंस आसान, एग्जाम्पल से ही तो समझना होता है बस। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। ये है आपका LIGO, है ना। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। तो मैंने जितना भी पढ़ाया ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में उसकी समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो भाई जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनकी एग्जिस्टेंस को बता दिया था अपनी जनरल रिलेटिव थ्योरी में 1916 में ही। ठीक है जी। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे आइंस्टीन का मैथमेटिक्स ये कहता था मैसिव एक्सेलरेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपके न्यूट्रॉन या ब्लैक होल से जो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, वो स्पेस टाइम को इस तरीके से डिस्टर्ब कर दे कि जो वेव्स है वो प्रोपेगेट होती हैं सोर्स से लेकर ऑल डायरेक्शन इनटू द यूनिवर्स। परफेक्ट, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। एक तो मैंने क्या बताया कि भाई ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड कर जाए, सुपरनोवा जो है आपस में कोलाइड कर जाए, कोई मैसिव स्टार एक्सप्लोड कर जाए, है ना, तो वहाँ से भी जो है बेसिकली आपके ग्रेविटेशनल वेव्स आते हैं। दूसरा आप देखोगे कि जो न्यूट्रॉन आपके होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, उनके रोटेशन से भी जो है आते हैं। उनका अगर परफेक्ट स्फेरिकल शेप ना हो और अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो शेप क्योंकि प्रॉपर नहीं है तो वेव जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उससे आ सकते हैं। और कुछ आपके रेमनेंट्स हैं जब बेसिकली बिग बैंग हुआ था। परफेक्ट है, तो इनको कम से कम ध्यान रखना। ओके जी, अब डिटेक्शन कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया कि भाई डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना क्योंकि किसी भी मैटर के साथ इनका इंट्रैक्शन बड़ा वीक होता है ना। लेकिन फिर भी अगर हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इंटरफेरोमीटर को यूज कर ले तो भाई हम कर सकते हैं। 2015 में वही साइंटिस्ट ने किया, एक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाया। जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था वो वहां पे किया गया, सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमें पता चले। दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो
दो चीज़ें आपने, बल्कि तीन चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। पहले हमने टेलीस्कोप के बारे में समझा बेसिक, फिर हमने ग्रेविटेशनल वेव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर की, एंड तीसरा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं हमने इसके बारे में जाना। अब आपको याद है मैंने शुरुआत में ये बताया था कि टेलीस्कोप के माध्यम से जो पल्सर्स होते हैं उनके द्वारा जो है ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया गया है। तो टेलीस्कोप तो आपका रेडियो टेलीस्कोप है ना, उसने रेडियो वेव्स के बारे में कुछ पता किया होगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा नया है, इसको भी समझ लो, ठीक है। ये जनरली कवर किया हुआ नहीं मिलेगा। पल्सर होते क्या हैं? देखो पल्सर ना आपके बहुत ही रैपिडली रोटेटिंग जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वही होते हैं। देखो स्टार का ना क्या होता है, एक तो कोर है, वो कोर ग्रेविटेशन पुल की वजह से अंदर की तरफ खींचना चाहता है उस स्टार को। दूसरा उस स्टार में ना एक फ्यूल है, वो फ्यूल लगातार क्या है उसको ब्राइटनिंग दे रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है। एक टाइम पे स्टार का वो सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, वो फ्यूल उसको बाहर की तरफ खींचता है, कोर अंदर की तरफ खींचती है, बैलेंस बना रहता है। एक टाइम पे फ्यूल खत्म हो जाएगा, परफेक्ट है। अब जो कोर है, अब वो पूरी स्पीड के ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ स्टार को खींचती है। तो जो स्टार है ना वो अपनी कोर पे ही क्या है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। कोर पे ही जो है कोलैप्स हो जाता है, और एक तरीके से माना जाता है कि स्टार की डेथ होती है। अब देखो स्टार का ना अलग अलग मास होता है, कोई सन के बहुत साइज बड़ा हो उससे भी बड़ा होता है, कुछ सन के जितने हो सकते हैं, कुछ इससे छोटे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द मास। जब स्टार कोलैप्स करता है इस तरीके से उसकी डेथ होती है, तो वो या तो आपका ड्वार्फ बन जाता है, वाइट ड्वार्फ है ना, या फिर आपका जो है रेड ड्वार्फ बन जाएगा, न्यूट्रिनो बन जाता है, ब्लैक होल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से पल्सर्स होते हैं। तो जो आपके बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं उसमें से जो रैपिडली मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वो आपके क्या है बेसिकली पल्सर्स है। 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने एनालिसिस भी कराया था, उसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब ये रोटेट कर रहे हैं ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली है ना उसको अमिट कर रहे हैं। नाउ लुक एट देयर, ठीक है। आप देखोगे ये इनका रोटेशन का एक्सिस है ना। अब जब ये रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जनरेट करते हैं, यानी कि ये जो पल्सर्स हैं, ये जो आपकी पल्स होती हैं उसको एमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आपकी बेसिकली पल्स होती हैं उसको एमिट कर रहे हैं। अब कमाल की बात ये है कि ये पल्स को एमिट जो करते हैं ना, ये इतना प्रिसाइज है, इतना सटीक है, जैसे कि कोई एटॉमिक क्लॉक हो, ठीक है। आणविक घड़ी जो आपकी होगी ना, उस घड़ी के जितनी जो है बेसिकली एक्यूरेसी के साथ ये जो पल्सर्स हैं, इन पल्सर्स को एमिट करते हैं। दैट्स वाई इनको नेचर की मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कहा जाता है। समझ गए? अब देखो मान लीजिए कोई भी ग्रेविटेशनल वेव है ना, इन पल्सेस के जो एमिशन के साथ थोड़ी भी छेड़खानी कर देती है, जिसकी एक्यूरेसी इतनी शार्प है एक एटॉमिक क्लॉक जैसी, उसमें हल्का सा भी कुछ चेंज आएगा, यू कैन डिटेक्ट इट, राइट। आपके वैसे इंस्ट्रूमेंट्स अगर हैं, दैट्स वाई ये जो पल्सर्स हैं, ये जो नेचर की क्लॉक्स हैं, अगर आप इनको जो है ऑब्जर्व करते हो तो भी आप ग्रेविटेशनल वेव और द मोर जनरल वे आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में समझ सकते हो। समझ में आ गया? तो इस वजह से जो है पल्सर्स के बारे में न्यूज में था। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा हैवी लोड तो नहीं हो गया है, आसान करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल तो ओपन है ही। चलो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इजी वन, ठीक है। तो अभी देखो फाइनली क्या हुआ है, एक एक्सप्लेन के अंदर आर्टिकल आया था कि व्हाट इज एस्पार्टीम। एक एडिटिव होता है जो आपके डाइट कोला के अंदर यूज होता है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कैंसर बेसिकली जनरेट करने वाले केमिकल के रूप में बेसिकली कैटेगराइज किया जा सकता है, यानी कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक के रूप में जो है इसको कैटेगराइज किया जा सकता है।
ओके तो WHO के अंदर बेसिकली आप देखोगे जो दो आप देखोगे ग्रुप है, एक है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन द कैंसर एंड एक है जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। ये करंटली ये जो एस्पार्टेम है इसकी सेफ्टी को रिव्यू कर रहे हैं, मिड जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। WHO की तरफ से 4 कैटेगरी के अंदर किसी केमिकल को रखा जाता है। यस, उससे डेफिनेटली कैंसर हो सकता है, देर आर प्रोबेबली कि कैंसर हो सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज कि कैंसर हो सकता है, सेफ में माना जा रहा है इसको। पॉसिबली जो है आपका जो ये था आपका, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका पॉसिबली जो है कार्सिनोजेनिक वाली जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर इसको रखा जा सकता है। अब देखो ये जो एस्पार्टेम है ना, दिस इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। ओके, तो हम किसी आर्टिफिशियल स्वीटनर को क्यों यूज कर रहे हैं भाई, चीनी क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? देखो ये ना नॉर्मल शुगर टैबलेट जो होता है उसके कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन कैलोरी वाइज कम होता है। तो जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो इसको एज ए स्वीटनर यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे आपके जो च्युइंगम्स होते हैं, आपके जो सीरियल्स हैं, ब्रेकफास्ट वाले चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, उसमें बेसिकली एज अ स्वीटनर यूज होता है। अगर आपका जो 350 ml वाला है ना कोका कोला का कैन होता है, देखो तो उसमें ना 10 टेबल स्पून के बराबर शुगर होती है। लेकिन अगर जो आपका डाइट कोला होता है, ठीक है, आप इसको कंज्यूम करते हो तो एस्पार्टेम की वजह से उसका कैलोरी कम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा यूज होता है, ज़्यादा मीठापन देता है ना, तो करीब 8 किलो कैलोरी आपको उससे मिलता है। तो वेट कॉन्शियस लोग जो है इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट काफ़ी दिनों से जो है एक आप कह सकते हैं एक आवाज़ उठ रही थी कि शायद जो है इसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर कैंसर हो सकता है। परफेक्ट है, तो अभी जो है फिलहाल रिव्यू चल रहा है। ओके जी, अब यहाँ पे देखो इसके बारे में बेसिक डिटेल ले लेते हैं। ये बेसिकली है क्या, ये एक मिथाइल ईस्टर है ना। दो जो एमिनो एसिड होते हैं, नेचुरल जो अमीनो एसिड होते हैं, एक आपका एल एस्पार्टिक एसिड एंड एक आपका होगा एल बेसिकली फिनाइल एनानाइन, राइट है। इनका जो है मिलाकर डाइपेप्टाइड जो है ये मिथाइल ईस्टर होता है। इतना याद रखना है क्या? सब इतना याद रख लीजिए, मिथाइल ईस्टर है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आप देखोगे जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA, उन्होंने ही कहा है भाई आपका जो टेबल शुगर होता है उसके कंपैरिजन में 200 टाइम जो है ज़्यादा मीठा होता है। कैलोरीज की बात करें तो जहाँ 2 टीस्पून शुगर जो है आपको 32 किलो कैलोरी देती है, वहीं इसका 1 ग्राम जो है एस्पार्टेम का आपको ओनली 4 किलो कैलोरीज देता है। ओके, चलो भाई ठीक है, मीठा है, अच्छा है, बट कैंसर मतलब इसकी वजह से होता है कि नहीं, है ना, ये थोड़ा समझना जरूरी था। अब आप कल को जब मीठा खाओगे पियोगे थोड़ा ध्यान तो रखोगे। तो क्या ये सेफ है? तो देखो लगभग 100 स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें ये माना गया है कि दिस इज सेफ, है ना, कोई ज़्यादा हार्म इसकी वजह से होता नहीं है। लेकिन दरअसल वो लोग जो आप देखोगे आपका फिनिलकेटोनूरिया, ठीक है, PKU को बोलते हैं, इससे अगर जो है बेसिकली सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए सेफ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो आपका फिनिलकेटोनूरिया है एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट के अंदर ना एक एंजाइम नहीं बनता। वो जो एंजाइम है, ठीक है, वो आपका देखोगे फिनिलएलेनाइन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने में यूज होता है। और ये जो आपका फिनिलएलेनाइन है ये उन 2 एमिनो एसिड में से एक है जो एस्पार्टेम के अंदर होते हैं। दैट्स वाई अगर ये बेसिकली प्रॉब्लम है तो सेफ नहीं है, अदरवाइज माना गया है कि सेफ है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं कि WHO क्या कहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में देखिए क्या है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनकी तरफ से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन 2023 जो है जारी की गई है, जो कि ART एक्ट 2021 के अंदर आती है। इससे क्या होगा, जो डोनर्स है जो एग्स या स्पर्म को डोनेट करते हैं या फिर वो जो बेसिकली पेशेंट हैं, है ना, जो यूज़ करते हैं, उन दोनों के लिए ही क्या है बेटर मेडिकल केयर मिले, सिक्योरिटी हो, ठीक है, मोर ट्रांसपेरेंसी जो है चीज़ों में आ जाए। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? देखो वो कपल्स जो नेचुरली जो है बेसिकली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
और वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर जो है पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो सर्टेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, जैसे इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन। इन्हीं टेक्नोलॉजीज के ग्रुप को कंबाइनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है कह दिया जाता है। परफेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि माना जाता है कि 3 जो है मोटे तौर पर टेक्नोलॉजीज ज़्यादा पॉपुलरली जो है यूज़ होती है, अदरवाइज तो और भी है। इनफर्टो फर्टिलाइजेशन है ना, गैमीट डोनेशन, और आपका बेसिकली गेस्टेशनल सरोगेसी, राइट है। तो इनवर्टो फर्टिलाइजेशन को थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो वुमेन की ओवरीज हैं वहां से जो एग है उसको रिट्राइव कर लिया जाता है, देन स्पर्म के साथ लेबोरेटरी के अंदर इसको जो है बेसिकली फर्टिलाइज कराया जाता है, एंड उससे जो एम्ब्रॉयो जनरेट होता है ना, उसको फिर क्या है वुमेन के यूट्रस के अंदर आप कहेंगे एक तरीके से ट्रांसफर बैक कर दिया जाता है, एंड देन एक वुमेन प्रॉपर जो गेस्टेशनल एक पीरियड होता है उसको जो है आप कह सकते हैं करते हुए प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक ओवेरियन सिमुलेशन हुआ है ना, बेसिक स्टिमुलेशन हुआ है, देन यहाँ से जो है एग को रिट्राइव किया गया है, देन आप देखेंगे इसके अलावा जो स्पर्म है उनका जो है प्रिपरेशन हुआ है, देन स्पर्म एंड एग को लेकर एक फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जो एम्ब्रायो बना है ना, ये जो एम्ब्रायो बनेगा उस एम्ब्रायो को लैब में कल्चर किया गया है, एंड देन वो जो एम्ब्रायो उसको वुमेन में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जनरली यदि जो बेसिकली नेचुरली जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या है लैब के अंदर एक एम्ब्रायो बना के वो फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है ना वुमेन के यूट्रस में, देन जो है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप बेबी को कंसीव कर सकते हो। एक दूसरा होता है आपका गैमेट डोनेशन। समटाइम्स क्या होता है कपल में से किसी एक में या फिर दोनों में है ना, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से या तो जो एग है वो कैपेबल नहीं होते कंसीव करने के लिए, या जो स्पर्म्स हैं वो जो है कैपेबल नहीं होते हैं कंसीव करने के लिए। तो यहाँ पे एग या स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है और ये कहीं ना कहीं से डोनेशन के रूप में आपको मिलते हैं। देयर आर मेनी डोनेशन एक्चुअली बैंक्स जहाँ से आप एग्स या स्पर्म्स को जो है ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप डोनेटेड स्पर्म एग या दोनों का जो है बेसिकली यूज करते हो फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी को आप गैमेट डोनेशन कह देते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक डोनर वुमेन है, इनसे एग को जो है बेसिकली आप देखेंगे लिया गया है, और ये वाइफ है एंड हस्बैंड है, ठीक है, इनसे स्पर्म लिया गया है, इसको फिर बेसिकली क्या है लेबोरेटरी में एक तरीके से आप कहेंगे फर्टिलाइज कराया गया है, एम्ब्रॉय जनरेट हुआ है, एंड देन जो है बेसिकली इसका यूज कर दिया जाएगा। फिर एक होती है आपकी सरोगेसी, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है एक वुमेन की बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, या फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इट्स नॉट सेफ कि जो है बेसिकली वुमेन जो है बेबी को कैरी आउट करे। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक एम्ब्रायो हम क्रिएट करते हैं आईवीएफ के थ्रू, ठीक है, जिसमें एग लिया जाएगा महिला का, स्पर्म लिया जाएगा मेन का, एंड जब ये हमने आईवीएफ का जो है यूज करके एम्ब्रायो क्रिएट कर लिया, इसको ट्रांसफर कर देते हैं जो मदर सरोगेट बन रही है उसके यूट्रस में, ठीक है। देयर इज अ थर्ड पर्सन, अ वुमेन है ना, जो बेसिकली 9 मंथ के लिए उस बेबी को कैरी करेंगी, एक गेस्टेशनल पीरियड जो प्रेगनेंसी का होना चाहिए वो जो है प्रोवाइड करेंगे, एंड देन फाइनली जो है बेबी जो है आपका एक हेल्दी बेबी जो है बेसिकली कंसीव यहाँ पे हो जाता है, राइट है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो जेनेटिकली सरोगेट मदर से अनरिलेटेड होता है, क्योंकि स्पर्म और एग जो है वो पेरेंट्स का लिया गया है, जो सरोगेट मदर है उन्होंने बस एक गेस्टेशनल जो पीरियड होता है वो प्रोवाइड कराया है। क्लियर है। तो ये जितनी भी मैंने आपको मेथड्स और तरीके बताए इन्हीं को जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। परफेक्ट है, चलिए क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन।
तो देखो G20 जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वो अभी पुणे में बेसिकली मिले थे और वहाँ पे उन्होंने इस बात को लेके सहमति जताई कि भाई जो एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका यूज़ होना चाहिए, बट मतलब ये इस तरीके से हो, इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव मैनर में हो। ऐसा ना हो कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लोगों को ही इसका बेनिफिट मिल जाए, है ना, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है तो सोसाइटी का जो अपर स्ट्राटा होता है वहाँ के लोग जो है उसको फाइनली जो है अवेल कर लेते हैं, उनके लिए इजी है। जो आपके सोसाइटी के नीचे बेसिकली लेवल पे लोग आते हैं वो नहीं कर पाते, ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है। दैट्स वाई इंक्लूसिविटी या फिर इक्विटेबल किसी भी रिसोर्स की शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, खैर हम यहाँ पे सोसाइटी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, वो कभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इट्स अ कंप्यूटर साइंस का फील्ड, टेक्नोलॉजी है। ह्यूमंस के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि हम इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स भी करते हैं, प्रोसेस भी कर पाते हैं, एंड देन विद रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वी कैन मेक जजमेंट्स ऑल्सो, है ना, वी कैन डू सर्टेन टास्क ऑल्सो, है ना। एंड यही वाली जो कैपेबिलिटी है ये हमें अलग करती है बाकी के ऑर्गेनिज्म से। अब अगर मशीन्स को सिमिलर टाइप ऑफ कैपेबिलिटी दे दी जाए कि आप मशीन्स को क्या है फीड करो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा मशीन्स कैन डू अ सर्टेन टाइप ऑफ टास्क, है ना, दे कैन मेक द जजमेंट, तो ये बेसिकली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। परफेक्ट है। सीधी सी बात ये है कि जो ह्यूमन का बेसिकली क्या है, ये माइंड है ना, इस माइंड के अंदर कुछ कॉग्निटिव जो है बेसिकली कैपेबिलिटीज है। इन कैपेबिलिटीज को रेप्लिकेट आप कर रहे हो कहाँ पर, मशीन्स के अंदर। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जब आप इसको समझते हैं तो मशीन लर्निंग के साथ साथ जो डीप न्यूरल नेटवर्क होता है उसको भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये न्यूरल्स का जो बेसिकली लेयरिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, जो पिछले वीडियोस हैं उनमें से किसी एक में जब भी ये AI जो है न्यूज़ में होगा प्लीज उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेसिकली ओके परफेक्ट। अब देखिए ये जो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल में, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, कहाँ यूज नहीं हो सकता है। एक ह्यूमन किसी भी फील्ड में कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो जब मशीन कैपेबल हो गई है मशीन भी तो टास्क परफॉर्म कर सकती है ना, असिस्ट कर सकती है। तो इन एवरी फील्ड, है ना, देयर इज अ एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं एजुकेशन की फील्ड में, है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, AIET। परफेक्ट है। देखो 1970s के दौर से ही माना जाता है कि एजुकेशन के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना, ये एक न्यू स्पेशलिस्ट फील्ड हो सकती है और इसकी मदद से जो बेसिकली हायर एजुकेशन खासकर है उसमें एक रिवोल्यूशन लाया जा सकता है। जब आप उच्च लेवल पे जाके, हायर लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो मेन एम है वो क्या है, टेक्नोलॉजी आप क्यों यूज़ करना चाहते हो। देखो कोई भी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ना। आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, शायद मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझा पा रही हूँ, आप प्लेन रीडिंग बुक से करते टाइम ज़्यादा लगता, कुछ चीज़ें समझ में आती कुछ नहीं आती, वही काम मैंने आपके लिए कर दिया। आप इस एडटेक वाले कॉम्बिनेशन से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, आपको किसी क्लास में नहीं जाना पड़ा, आप घर पे अपनी कंफर्ट में रह रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन रीच आउट टू मी। तो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को मोर आसान बनाती है, मोर बेटर बनाती है। तो एजुकेशन के अंदर क्या बेटर हो सकता है, मोर इंटरेक्टिव लर्निंग हो जाए, बेसिकली आप एक देखेंगे एक तरीके से पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो जाए, है ना। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि AI की हेल्प से
जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके आधार पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों की क्लास है, एक फैकल्टी उन 100 लोगों को सिमिलर तरीके से पढ़ाता है ना, टाइम कांस्टेंट है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि 50 लोग ऑलरेडी थोड़ा चीज़ें जानते हैं, उनको थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ बच्चों को हो सकता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की ज़रूरत है। अब फैकल्टी क्या करेंगे, इस बात को इतना फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल एआई की मदद से क्या हो सकता है, उन सारे बच्चों का डाटा जो है एनालाइज किया जाए एंड देन उन बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड जो है असिस्टेंस, उन बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड जो है एक तरीके से हेल्प क्रिएट कर दी जाए, है ना। दूसरा, जब आप साइंस समझते हैं तो थ्योरी में समझते हैं, एआई की मदद से अगर आप ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हो, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं, तो आप उन एक्सपेरिमेंट्स को सामने कर सकते हो, राइट है। एंड देन बेसिकली क्या है कि देन उससे क्या होगा कि आप उन एग्जाम्पल्स को सीरियसली एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, ठीक है। एक्चुअली देयर वाज समवन इन द एक्चुअली स्टूडियो, तो एक छोटा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको आपकी समझ के अकॉर्डिंगली, आपकी बेसिकली अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एक अडेप्टिव लर्निंग होगी, आपके टेस्ट वगैरह वैसे होंगे कि भाई आपका टेस्ट हुआ, ग्रेड्स आपके एनालाइज किए गए एंड देन देखा आपकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, देन एक शॉर्ट एनालिसिस जो हम खुद से करते हैं वो मशीन करके आपको दे देगी। तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, जैसे चैट जीपीटी आपसे बात कर लेता है, इसी तरह जो है आपका जो एआई होगा वो आपसे आपकी भाषा में बेहतर तरीके से बात करके बेहतर समझा पाएगा। देन वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज होगा, डाटा एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो सकती है, इंटेलिजेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हैवी कीवर्ड्स का यूज करके वही बातें बोली गई है जो मैंने इजी लैंग्वेज में समझाई है। अब मैं बोलती हूँ दो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्स्ट शेयरिंग इज केयरिंग एंड सेकेंड थिंग मैं बोलती हूँ देयर इज नॉट एवरीथिंग गोल्ड, है ना। हर कुछ बढ़िया नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, भले वो इतना ज़बरदस्त एआई ही क्यों ना हो। एआई में तो वैसे भी बहुत चैलेंज है। सबसे पहली बात तो देखो, ओवर रिलायंस ऑफ एआई अगर हो जाएगा तो बच्चे शायद खुद से मेहनत करना बंद कर देंगे, है ना। एआई ही के अगर हम भरोसे बैठे रह जाएंगे तो हमारी जो अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है शायद वो डेवलप होना बंद हो जाए। फिर इथिकल यूज़ और ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, बच्चों का इतना डाटा रहेगा एआई के पास, कल को उसको बच्चों को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। व्हाट्स इन द नेम, नेम में डाटा है, राइट है। लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हु कैन अफोर्ड इट, है ना, वो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके इशू है, एल्गोरिदम बाइसिस और फेयरनेस। अब देखो हमेशा से आपको किताबों में ये पढ़ाया गया है कि एक राजकुमारी को श्राप मिला हुआ है और राजकुमारी बदसूरत हो गई है। राजकुमारी का श्राप तभी टूटेगा जब एक राजकुमार सफेद घोड़े पे उसको बचाने आएगा। राजकुमार आया, श्राप टूट गया और चीजें बढ़िया हो गई। तो इन मैक्सिमम ऑफ योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ सुपर हीरो दैट इज अ मेल, है ना, और जिनको हेल्प चाहिए होती है वो फीमेल होती है। एक फैमिली पे जब ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है बच्चे को, तो मदर आपकी हाउसवाइफ है, फादर आपके ऑफिस जाते हैं, राइट है। कल को एआई इन्हीं बाइसेस को और परपेचुएट कर देगी, राइट है। और राजकुमार जो है हमेशा सफेद घोड़े पे ही आएगा, काले रंग वाले घोड़े पे नहीं आएगा, क्योंकि काले रंग से तो हम वैसे ही भागते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को एक तरफ तो ओवरहॉल करने की जरूरत है, वहीं हम इन बाइसेस को कहीं साथ लेके ना चल दें, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो एआई इन एजुकेशन तो एक प्रॉपर सोसाइटी पे लेक्चर हमारा यहाँ पे हो गया है। चलिए ठीक है। अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से जारी की गई हैं कि भाई अगर आप ऐसे जीएम इंसेक्ट्स बना रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स, सिमिलर मैनर में जैसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ा था, याद है ना। तो देखो
जब हमारे जेनेटिक मेकअप में, हमारे डीएनए में, है ना, इंटेंशनली कुछ चेंज किया जाए या फिर म्यूटेशन वगैरह की वजह से कोई चेंज हो जाए, तो हमारा वो जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो गया, ऑल्टर हो गया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट है, उसका जो बेसिकली जेनेटिक मेकअप है, उसका जो जीनोम है, उसमें आप कुछ इंजीनियरिंग यूज करते हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हुए उसके कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स को बढ़ावा देते हो या कम करते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज करते हो, दैट इज आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स। 3 टेक्निक को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। पहला म्यूटोजेनेसिस, राइट है, तो जीन्स में अगर आप म्यूटेशन कराकर कुछ चेंज कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर जीन की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे इम्पैक्ट आएगा वो देखने को मिलेगा, दैट इज म्यूटोजेनेसिस। दूसरा होता है ट्रांसजेनेसिस। देखो म्यूटोजेनेसिस में उसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ आपने जो है प्ले किया है, बाहर का कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था, बट इन ट्रांसजेनेसिस किसी फॉरेन एलिमेंट को जो है बेसिकली आपके जीनोम के साथ यहाँ पे प्ले कराया जाता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई राइस है आपका, उस राइस में आपने क्या किया, किसी सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन को एनहेंस करने के लिए एक सॉइल बैक्टीरिया को जो है उसके जीन को यूज कर दिया, तो ये आपका ट्रांसजेनेसिस हो जाएगा। दूसरा आपका होता है बेसिकली सिसजेनेसिस, राइट है, यहाँ पे क्या होगा, आएगा तो एक फॉरेन एलिमेंट ही, ठीक है, जिसकी मदद से हो सकता है आपके जीन में कुछ चेंज करे, बट वो उस स्पीसीज का होगा जो आपके साथ सेक्सुअली कंपैटिबल होगी, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो ट्रांसजेनेसिस में हो सकता है एक प्लांट का जीन हो, एक शायद सोइल बैक्टीरिया का जीन हो, इनमें तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बट मान लीजिए एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर का जो है आप आपस में जो है एक चेंज करा लो, तो ये तो आपस में जो है कंपैटिबल थे, इसको बोला दिया जाता है सिसजेनेसिस। तो इस तरीके से आप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स बना सकते हो। आसान है, 3 टेक्निक है, करना बेसिकली यही है, जेनेटिक मेकअप में, आपके जीनोम में, आपके डीएनए में चेंज कर रहे हैं, आपके जीन्स में चेंज कर रहे हैं, और जीन्स में जैसे ही चेंज हो जाता है, चाहे वो आपके म्यूटोजेनेसिस से हो या ट्रांसजेनेसिस से हो या सिसजेनेसिस से हो, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या हैं, हम हमारे जीन्स का ही एक तरीके से क्या है, एक्सप्रेशन है। चलो, अब ये जीएम इंसेक्ट्स हम बना क्यों रहे हैं, व्हाट इज द नीड, राइट। पहली बात तो क्रॉप पॉलिनेशन। देखो आपको पता है फूड सिक्योरिटी के लिए क्रॉप पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, बट आप देखोगे कि जो जीएम इंसेक्ट्स हैं इनको यूज करके हम इस क्रॉप पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो फूड सिक्योरिटी में इनकी हेल्प मिल जाएगी। डिजीज कंट्रोल में, अब मान लीजिए आपका जो एडिस इजिप्ट मच्छर है, भाई बीमारी फैलाता है, उसमें आप इस तरीके से चेंज कर दो कि आने वाले टाइम में जब उनके ऑफस्प्रिंग्स आए तो वो इतने ज़्यादा जो है टॉक्सिक ना हो, इतने खतरनाक आपके लिए ना हो, तो आने वाले टाइम में क्या है, उनके ऑफस्प्रिंग ऐसे आएंगे जो कैपेबल ही नहीं होंगे डेंगू वगैरह फैलाने के। पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कुछ ऐसे इंसेक्ट्स बना सकते हो जो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर में आप यूज़ करोगे और उनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स होंगे जो पेस्ट कंट्रोल के लिए काम आएंगे। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हो, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो एनवायरमेंट के बारे में आपको सूचना देते हैं, जैसे जो आपका एल्गी है जहाँ पे प्यूरिफाई एयर होता है वहाँ पे बेटर पनपता है ना, तो आप ऐसे इंसेक्ट बना लो जो आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में जो है इन्फॉर्मेशन दे। एंड देन जेनेटिक रिसर्च करना चाहते हैं तो इन इंसेक्ट्स पे ही जो है एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिया जाए, किसी और को क्यों परेशान करना। ठीक है, तो ये जो है इनका एक तरीके से काम हो सकता है, और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से गाइडेंस दी है। गाइडेंस में नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज आपके जीएस पेपर 2 है ना, जो आपका पॉलिटी है ना, उसका पार्ट हो जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, हम यहाँ पे साइंस समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, द लास्ट आर्टिकल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखो अभी इन्होंने क्या है, एक वार्निंग इश्यू की है कि भाई इतनी सारी ऑनलाइन पोस्ट जो है देखने को मिल रही है जो ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट को लेकर, ऑर्गन के डोनेशन को लेकर, ये ठीक नहीं है।
ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से दुष्प्रचार को बढ़ावा देती है, फ्रॉड को बढ़ावा देती है। और नोटो का कहना ये है कि हमारा जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है 1994 वाला और रूल्स है, ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन है और ऐसा करने पे मॉनेटरी जुर्माना भी हो सकता है, इम्प्रिजमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है, जेल भी हो सकती है। दिस इज द न्यूज़। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, इस्टेब्लिश किया गया है। काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पर जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज है, उनका जो डोनेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें होती है, इसको रेगुलेट करना है ना। इसके अंदर एक है नेशनल नेटवर्क डिवीज़न। ये जो नेशनल नेटवर्क डिवीज़न है, ये पूरे भारत में जो है टिश्यूज और ऑर्गन के प्रोक्यूरमेंट को लेकर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है कोऑर्डिनेट करवाता है। साथ में एक रजिस्ट्री भी जो है इसके द्वारा मेंटेन करके रखी जाती है। इसी की एक और डिवीजन है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। ये पर्टिकुलरली दिल्ली वाला जो एरिया है उसके लिए काम करता है, तो एक नोडल नेटवर्किंग एजेंसी है दिल्ली के लिए। देन आपका एक नेशनल बायो मटीरियल सेंटर है, ठीक है जी, इसको भी एक्ट के द्वारा जो है बनाया गया था। और आप देखोगे टिश्यू डोनेशन और जो टिश्यू बैंक्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये 3 डिवीजन इसकी है, इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना, बस इतना बहुत है। परफेक्ट है जी, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारी क्लास होती है एंड। आई होप कि साइंस को हमने रॉकेट साइंस नहीं बल्कि बेसिक साइंस जो है करके समझा होगा। अगर ग्रेविटेशनल वेव, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स, ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आई है, मतलब क्लास आपकी सफल हो गई है। अगर नहीं आया टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, और अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाया करो, राइट। वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलो ठीक है, वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 10 जुलाई से P2I बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे क्लास होगी। इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी कि इसको याद रखिएगा। और कमाल की बात यह है, ये जो बैच है, अगर इसमें 5 जुलाई तक आप एडमिशन लेते हो तो देखो, बैच के साथ हमारा पूरा बुक सेट तो आपको मिलता ही है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर 5 जुलाई तक एडमिशन ले लेते हो तो बेसिकली आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स जो है यहाँ पे, जो अनिल स्वरूप जी हैं उनके द्वारा मिलेगी, है ना। नो मोर अ सिविल सर्वेंट एंड एथिकल डायलॉग्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये 2 शानदार बुक्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको मिल जाएंगी अगर आप 5 जुलाई से पहले जो है ज्वाइन करते हो, राइट। इस बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दिए गए हैं। और एक बिग डिस्काउंट के लिए भूलिएगा मत, यूज कीजिएगा आपका फैकल्टी कोड प्राची लाइव, PRACHILIV। परफेक्ट है, चलिए। एंड फाइनली, अगर मेरी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन UPSC विद प्राची। देयर इज अ QR कोड ऑल्सो। आई शेयर ऑल द PDFs बाय द संडे इवनिंग। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और इस प्लैनेट के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।